हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का यूनिट नंबर 3, जिसमें हम कृषि संकट को पढ़ेंगे 1990 के दशक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कृषि प्रधान देश भारत कैसे इन 1990 के दशक में कैसे संकटों में घिरा, क्योंकि भारत की लगभग 90 से 70% आबादी जो है वो कृषि कार्य पे जुड़ी है और कई भारतीयों के लिए तो ये आय का एक प्रमुख स्रोत भी बन जाता है। एक रिपोर्ट के तहत बताया गया था कि 76% आबादी, जो कि आज के टाइम पे 80% हो गई है, भारतीयों ने कृषि कार्य को छोड़ दिया और शहरीकरण की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, जिसके तहत वो या तो कॉर्पोरेट लाइफ में या तो मजदूरी में या शहर में कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, है ना। अब भारत जो कि क्षेत्रफल के आधार पर 2.4% और जल संसाधन के आधार पर 4% का हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया भर में जो है 17% की मानव आबादी और 15% जो पशुधन है, यानी पशु लोगों का भरण पोषण करना पड़ता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि आप देखो तो बहुत पहले से ही, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो प्रधान देश जब हम उसे कह रहे हैं तो यानी कि हमारी जीडीपी में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। लेकिन इसके बाद भी जो होता, इसे कई संकटों से, कई क्या कह सकते हैं प्रॉब्लमों से गुजरना पड़ा, जिसमें आय की स्थिति भी हो गई, सरकार की कटौती भी हो गई। SAP यानी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जब अपनाया गया तो उसके परिणाम स्वरूप कई सारे सरकारी नीतियों में, कई आयातों में, बाजार नीतियों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। चाहे सरकार ने अपने नियंत्रण हटा दिए बाजार से, 1990s में आपको पता हो तो 1991 के बाद LPG अपना दी गई थी, जिसके तहत सरकार ने बाज़ारों पर जो नियंत्रण पहले रखती थी अब बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। सब्सिडीज़ में कम हो गए और बैंक से मिलने वाले जो किसानों को लोन थे उसकी आय दर में भी बहुत गिरावट आई। मूल्य और समर्थन भी लगभग समाप्त हो गया था। इस प्रकार बाज़ारों में तो काफ़ी बड़ा बदलाव आया और सरकारों ने जो किसानों को अपनी सहायता दे रखी थी, एक सपोर्ट देगा, वो भी धीरे धीरे कम कर दिया था। अब 1990 में जो उत्तर के दशक में बहुत सारी घटनाएं घटी। इस घटना को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला तो कृषि उत्पादों का उदार आयात। अब भारत देश ने जो था बाकी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए उदार रूप से आयात करना शुरू कर दिया 1990s में। ठीक है, जिसमें श्रीलंका, मलेशिया से चाय, कॉफ़ी का आयात शुल्क शुरू किया और इन आयात शुल्कों पे भी बहुत कम कर दिया। यानी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके बीच में एक टैरिफ लगता है। ठीक है, ये टैरिफ जो आयात शुल्क होता है, इंपोर्ट टैक्स होता है, ये भी बहुत कम करने की वजह से जो होता है बाज़ार में जब ये वस्तुएं बाज़ार में उतारी जाती है तो उसका दाम जो घरेलू उत्पाद है, चाहे वो प्रोडक्ट हमारे घर में बन रहा है, हमारे देश में है, लेकिन उसकी तुलना में वो बहुत कम मिलेगा। अब जब वो कम मिल रहा है तो ऐसे में जो किसान थे उन्हें एक लाभकारी खेती हो गई थी, यानी इसका लाभ कुछ हो नहीं रहता वो खेती करने का। चीनी, चाय, कॉफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी नकदी फसलें थी उन सब का, इसलिए कई उत्पादन का जब लाभ नहीं मिल पाया तो किसानों ने या तो आंशिक रूप से इसका उत्पादन लगभग बंद कर दिया, कम कर दिया, या तो पूरी तरह से इन्हें बंद कर दिया। अब कृषि को सब्सिडी जो मिलती थी सरकार की तरफ से वो भी धीरे धीरे कम हो गई, लगभग समाप्त ही कर दी। अलग अलग राज्य में सरकार की जो सब्सिडीज़ थी उसमें गिरावट दर्ज हुई। अब जब सब्सिडीज़ कम हो गई तो जो आयात, जो भी लागत लगती थी कृषि कार्य में, क्योंकि कृषि उत्पादों पर जब सब्सिडीज़ मिलती थी तो किसानों को कुछ कम दामों पे जो था वो उत्पाद बाज़ारों में मिला करते थे। लेकिन जब सब्सिडी हटा दी गई, कम कर दी गई, तो उर्वरक हो गया, कृषि कार्य संबंधी जितने भी उत्पाद है उसको काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग करने में, कृषि कार्य में उपयोग में लाने में काफ़ी लागत आनी, और जो आउटपुट था, यानी इनपुट जब इतना लगने लग गया कृषि कार्य में, आउटपुट बहुत कम था, लाभ नहीं होता था, तो मुनाफा भी कम होने लगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है कृषि के लिए आसान व कम लागत वाले लोन की कमी। जैसे मैंने पहले बताया कि इससे पहले सरकार ने किसानों के लिए कम आयात और कम ब्याज दर वाले लोन मुहैया करा। 1991 के बाद जो उत्तर बैंकों का जब राष्ट्रीयकृत हो गए थे तो जितने भी कमर्शियल बैंक जो कृषि को लोन देने के तरीके पूरी तरह से उन्होंने बदल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोन आसानी से नहीं मिल पाता था। उसे ब्याज दर भी किसानों पर पहुंच जो थी बाहर थी कि वो उतना ब्याज उन्हें पे कर पाएँ, जितना तो वो लोन लेते थे उससे दुगना उनका ब्याज हो जाता था। अब जब किसान इस वजह से जो थे, किसानों ने बैंकों से लोन लेने से अच्छा
साहूकारों से लोन लेना स्टार्ट किया। ऐसे में अब जो था साहूकार वर्ग एक बड़ा उच्च दबदबा शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर के आया। अब ये साहूकार जो था किसानों को उच्च दर पे ब्याज दर देना स्टार्ट किया। जब किसान ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाते थे तो वो एक कर्ज के जाल में फंस जाते थे और साहूकार उन्हें इस कर्ज के जाल में फंसाने के पश्चात उनसे उनकी ज़मीनें, उनका घर सब कुछ छीन लेते थे, जिसका परिणाम क्या होता था, जब किसान लोन नहीं चुका पाता था, ये ब्याज नहीं चुका पाता था, वो आत्महत्या कर लेता था। और मोस्टली जो होता है पहले टाइम पे लोग आत्महत्या का कारण यही होता था। उन्हें लगता था कि हम लोन लेते हैं, कृषि हमारी अच्छी होगी, फसलें अच्छी होंगी तो हमें थोड़ा मुनाफा भी होगा, मुनाफा होगा तो हम लोन चुका पाएंगे और हमें थोड़ा कुछ मिलेगा भी और हम इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। बट जब अकाल, सूखा, बारिश जैसी स्थितियाँ आ जाती थी, किसान की खेती ख़राब हो जाती थी, तो किसान ऐसी स्थिति में परेशान हो के टेंशन में आकर आत्महत्या का रास्ता ही चुनते थे। इसलिए मोस्टली टाइम पे यही एक कारण माना जाता था आत्महत्या का। इसके बाद आता चौथा, कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में गिरावट। अब पहले किसान कृषि क्षेत्र में मतलब सरकारें जो होती थी काफ़ी निवेश करती थी। अध्ययन से पता चलता है कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद जो था कृषि क्षेत्र में सरकार के खर्च और निवेश में भारी कमी आई। यह आधारित ये वैश्वीकरण की नीति के तहत सरकार ने जो था न्यूनतम हस्तक्षेप कर दिया। अब वैश्विक नीति क्या मतलब, पूंजीवादी नीति के तहत अब सरकार ने हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर कर दिया। नीति के चलते जो तक ग्रामीण विकास पर सरकार के जो खर्च थे 1986 से 90 के दौरान में जो था औसतन 14.5% से घटकर जो होता 6% रह गया। अब सिर्फ 6% ही सरकार निवेश करती थी कृषि क्षेत्र में और अक्सर ग्रामीण लोगों की खरीदने की क्षमता पर प्रभावित होता था और बाद में उनके जीवन स्तर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित। इसके बाद आता है विशेष आर्थिक जोन, जिसे स्पेशल इकोनॉमिकली जोन भी कहा जाता है। अब ये कैसे जोन होते थे, ये गैर कृषि क्षेत्र थे। अब इसमें क्या आर्थिक सुधारों के हिस्से के तौर पर जो था कि अर्थव्यवस्था में सुधारनी है, नियोजन प्रक्रिया में करनी है, देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा करना है, विकास करना है, तो ऐसे में क्या होता था कमर्शियल और औद्योगिक कामों के लिए सरकारों द्वारा जो था ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता था। और अधिग्रहण की व्यवस्था में जो होता विशेषकर आर्थिक क्षेत्र जोन अधिनियम 2005 के तहत जो था सरकार अब तक जितनी भी भूमि अधिग्रहण की है उसमें से 400 क्षेत्रों का अधिसूचित किया है कि इतने क्षेत्रों को हमें सरकारी कार्य में लाना है। ठीक है, अक्सर ये क्षेत्र जो होते हैं जिसे अधिग्रहित किया जाता था, अधिग्रहण में लिया जाता था, वो उपजाऊ होते थे, जिन पर खेती हो सकती थी, किसान कार्य किए जा सकते थे, जिससे अधिकृत किया जाता। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1991 में से लेकर 2003 के बीच कृषि के अलावा अन्य कामों के लिए 5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन अधिकृत की गई थी, जो कृषि कार्य के लिए नहीं बल्कि गैर कृषि कार्यों के लिए की गई थी। और ये वही क्षेत्र थे, ये वही क्या कह सकते भूमि थी जो काफ़ी ज़्यादा कृषि कार्य के लिए उपजाऊ थी। चूँकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता किसानों को उनकी ज़मीनों और रोज़ी रोटी से वंचित कर देते थे, इसलिए कृषि को लगता था कि कृषि कार्य जो था नुकसानदायक है। भाई सरकार जब आती है हमारा भूमि हमसे ले लेती है, मुआवजा बहुत लेट देती थी और फसल ना होने की वजह से फिर हमें आत्महत्या, ये बहुत सारी चीज़ें उनके सामने थी। किसानों को मजदूर बनाना, भारतीय जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े ये कहते हैं कि निराशाजनक तस्वीरें देखती है कि 1991 के बाद जो था अधिकतर संख्या जो कृषि कार्य के दशक में या कृषि कार्य में लगी रहती थी, ठीक है, वो 46 लाख से ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में कुल कामगार यानी जितने मज़दूर हैं वो 54 या 54.6% की जो 6% की आबादी है वो कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे गिरावट जब उन्हें लाभ नहीं मिलता तो वो शहरों की तरफ पलायन करके सिर्फ यही मजदूरी कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के टाइम पे यही स्थिति किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, हालांकि अतीत कभी भी भारतीय किसानों को ऐसे भीषण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि 1990 के दशक में करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इस दौरान भारत सरकार ने LPG अपना ली थी, नव उदारी शासन के तहत झेल रहा था। आर्थिक सुधारों ने किसानों को जो था वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो थी खोल दी। अब उन्हें अपने उत्पादकों को जो इंपोर्ट हम करते थे फॉरेन प्रोडक्ट, उनके साथ कंपटीशन होने लगा मार्केट में। ठीक है, किसानों को बड़े पैमाने पर आत्महत्या, भारतीय किसान
की निराशा तस्वीर सही ढंग से दर्शाया है, जो कि किसान अगर कर नहीं चुका पाते थे तो उन्हें आत्महत्या का रास्ता ही चुनना। दो कारक जिन्होंने भारतीय कृषि के सकारात्मक स्थिति, किसानों की नकारात्मक स्थिति में बदलाव किया। उत्पादन में बढ़ती लागत और कृषि उत्पादों की कीमत में उतार चढ़ाव। अध्ययन से जो था पता चलता है कि किसानों को जो कीमत मिल रही है, यहाँ तक कि सरकार अनुमान में भी वह उत्पादन की लागत से कम है। और ऐसे कार्य में कई बिचौलिए वर्ग जैसे कॉर्पोरेट खिलाड़ी हो गए, बड़े साहूकार, छोटे साहूकार, ये ऐसे कई सारे बिचौलिए वर्ग उद्योग होने लगे और इन्हें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था इस दौरान। 2016 से 17 वर्ष में जबरदस्त उपभोक्ता कृषि उत्पादकों की भारी कीमत चुकाता है, ठीक है। और इसमें जो था मानसून अच्छी फसल के बावजूद देश में किसान के आंदोलन देखने को मिले 2016-17 के बीच में, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था लेकिन फिर भी आंदोलन देखने को मिलता है। और 22 तक किसान की आय दुगने रखने का सरकार द्वारा लक्ष्य भी रखा गया था मोदी सरकार ने, कि हम जो भारत जो कृषि प्रधान अपने आप को कहते हैं, हम किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी आय को दुगना करेंगे, ताकि ये लोग खुशी से एक सही ढंग से, जो कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, हम जब कहते हैं जय जवान जय किसान, तो हमें इनका ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकी आय, इनको समस्याओं के सामना, इनको जो इनकी स्थिति से उभार कर एक अच्छी स्थिति में लाने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा, जिसके तहत 2022 में किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। और साथ ही कई सारे ऐसे नियम, कानून, कायदे भी लाए गए जो किसानों के हित में। इन शॉर्ट 1991 से लागू जो कृषि संकट था, ठीक है, आर्थिक सुधारों का सीधा परिणाम हमने किसानों पर देखने को मिलता है। इससे पहले 1990 से पहले इतना संकट, इतना भयावह तस्वीर नहीं हमारे सामने आई किसानों को लेकर। अब समय आ गया था कि सरकार और जनता ये समझे कि भारत की जो वास्तविक महाशक्ति है, यानी कृषि, जो अधिकांश लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के किसान समृद्ध, वास्तविक सशक्त हैं। MS स्वामीनाथन के शब्दों में ये प्रासंगिक है कि जिस देश की 60% की आबादी आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि पर निर्भर है, वहाँ परमाणु शक्ति बनाने के बजाय खाद्य सुरक्षा आधारित कृषि शक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। क्लियर? तो ये था कृषि संकट जो 1991 तक अपनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक अनोखा।